नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल मेंस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में पूछे गए सभी 43 ज्योमेट्री के प्रश्नों के। ज्योमेट्री के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखे गए हैं। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया। अगर आपने नहीं देखा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों में मिल जाएगी। आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद प्रैक्टिस करने के लिए जगह छोड़ी गई है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि पीडीएफ जब भी दिया जाए तो आप नोट्स भी, मैं इसी वजह से इस तरह दे रहा हूँ कि आपको प्रश्न ना लिखना पड़े, आप वहीं पर नीचे सॉल्व करते चले। ठीक है, तो आपका नोट्स भी बन जाएगा और साथ में पीडीएफ भी आपके पास रहेगी। तो प्रिंट आउट जरूर निकालें और साथ में जो जगह छोड़ी गई है उसी में आप पहले मेरी मेथड से सॉल्व करें जैसे मैं करवा रहा हूँ, और फिर अपनी मेथड से अगर आपको कोई मेथड अच्छी लगती है या आपने कोई मेथड उस क्वेश्चन के लिए जनरेट करी है तो वो साइड में लिख लें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना। पूरे 43 क्वेश्चंस एकदम बेसिक से करेंगे। अगर आपने ज्योमेट्री नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ज्योमेट्री के मतलब जहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा मैं आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा और क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद सीजीएल मेंस में बस केवल दो टॉपिक वाइज में बच रहे हैं। एक है आपका मेंसुरेशन, एक है डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई। इन दोनों क्वेश्चंस को इन दोनों टॉपिक्स को करने के बाद आपके मेंस के सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। तो आप मेंस एसएससी सीजीएल मेंस 2019 टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वो चेक कर लीजिएगा। उसमें सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। बाकी शिफ्ट वाइज सीएचएसएल का, एमटीएस का, सीजीएल का, सीपीओ का, फेज 8 का, आईबी का, सारे का मैंने शिफ्ट वाइज पहले ही प्रोवाइड कर रखा है। सीजीएल मेंस के भी तीनों पेपर शिफ्ट वाइज प्रोवाइड कर रखे हैं, जिस पे 40-50 हज़ार लोग देख भी चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न पे आते हैं। आपको एक चीज़ और बताना है कि ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कितनी भी थ्योरम्स, कितने भी फॉर्मूले रट लें, कितने भी रिजल्ट्स रट लें, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे और उन क्वेश्चंस की जो एसएससी में ऑलरेडी पूछे गए हैं तो आप कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस प्रश्न को देखिएगा, पहले पढ़ते हैं फिर करते हैं। कहा गया ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर डायगोनल्स BD एंड AC इंटरसेक्ट ईच अदर at, जो विकर्ण है, विकर्ण मतलब अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाली रेखाएं एक दूसरे को E पे काटती हैं। BEC की वैल्यू 128 अंश दी गई है, ECD 25 अंश। तो आपसे BAC की वैल्यू पूछी गई है। सबसे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, क्योंकि फिगर बनाने के साथ ही आपका प्रश्न आधा सॉल्व हो जाता है। हमने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेना है। ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज बना दीजिए। चक्रीय चतुर्भुज मतलब जिसके चारों वर्टिसेस क्या होते हैं, वृत्त के परिधि पे होते हैं। आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। आपसे कहा गया इसके जो विकर्ण हैं वो किस बिंदु पे काटते हैं, E पे काटते हैं। विकर्ण मतलब AC और BD के बारे में कहा गया, ये किस बिंदु पे काटते हैं, E पे काटते हैं। ठीक है, अब आपको क्या दिया गया है, BEC जो कोण है आपका 128 अंश का है। ये वाला कोण 128 अंश का है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये कितना है, 128 अंश। ठीक है, कहा गया ECD जो कोण है ये 25 अंश का है, ये 25 अंश का है। तो आपसे कहा गया BAC की वैल्यू बताइए। BAC की वैल्यू बताइए, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बात करूं कि जीवा AD द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण कितने अंश का है, आप कहेंगे 25 अंश। जीवा AD पे वृत्त के परिधि पे कितने अंश का कोण बनाती है, 25 अंश का। तो ये भी उसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण है, यानी ये 25 अंश का हो जाएगा। ठीक है, आपको कौन सा कोण निकालना है, BAC निकालना है। अब आप एक चीज़ और देख पा रहे होंगे, आपको पता है मेरे भाई कि अगर ये 128 अंश का है तो ये वाला कोण यानी कोण AEB, यानी कौन सा कोण, मैं अगर बात करूं इस वाले कोण की, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा 180 माइनस 128 यानी कि 52 अंश। अब आपको पता है कि ये कोण 25 अंश है, ये 52 अंश है, तो ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, 180 माइनस 25 प्लस 52। अरे ट्रायंगल ABE देखिएगा, तो ट्रायंगल ABE में अगर मैं कोण BAC की बात करूँ, BAC या BAE की बात करूँ, BAC की अगर बात करेंगे तो वो BAE के बराबर होगा, जो कि हो जाएगा 180 में से दो कोणों का योग घटा दो। एक कोण है 25, एक कोण है 52, यानी 25 प्लस 52 कितना हो जाएगा, 77। यानी 180 में से 77 घटाओगे तो 103 अंश किस कोण की वैल्यू आ जाएगी, BAE या BAC जो आपको निकालना था। समझ आ गया, एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पता होना चाहिए और आमने सामने के कोणों का योग यानी उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या लगी कि किसी वृत्त की किसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बने कोण जो होता है वो बराबर होता है। यानी AD द्वारा यहाँ पे जो कोण बना है वो भी, और AD द्वारा ही ये देखो ये वाला कोण भी वृत्त के परिधि पे बना है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। बस दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगे हैं। ठीक है,
वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं बहुत डीप में जाके समझाऊंगा। ज्योमेट्री है जिससे आप लोग डरते हैं, इस वजह से थोड़ा सा जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूंगा ताकि आपको समझ में आए। और मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर आपने CHSL 2019 के सारी ज्योमेट्री, CGL 18 के सारी ज्योमेट्री, CGL 19 के ज्योमेट्री नहीं करे हैं तो क्वेश्चंस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और ज्योमेट्री के लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से फ्री में जितने क्वेश्चंस आएंगे वो कर लेंगे। और इवन मेंस में भी अच्छे प्रश्न जो भी मिलेंगे वो 2011 से 18 वाली जो सीरीज़ हमारी है वो भी करने के बाद ख़त्म ही हो जाएगा, जाके आप डन सारे क्वेश्चंस विद इन टाइम करके चले आएंगे। ठीक है, कहा गया त्रिभुज PQR में Q 84 है, R 48 है, PS QR पे लंब है S पे, और बाइसेक्टर ऑफ P मीट्स QR एट T, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SPT। देखिएगा मैं फिगर बना रहा हूँ, उसके बाद समझाऊंगा आपको। कहा गया एक ट्राइंगल PQR है, हम बना दे रहे हैं एक ट्राइंगल PQR। हमसे कहा गया ये P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, आपसे और क्या कहा गया कि Q 84 अंश का है, यानी ये वाला कोड 84 अंश का है, लिख दे रहे हैं। R 48 अंश का है, ये भी लिख दे रहे हैं 48 अंश का है। ठीक है, कहा गया PS QR पे लंब है, PS मान लो QR पे लंब है, ये इस तरह से PS मान लो QR पे लंब है, PS QR पे लंब है। और कहा गया P का द्विभाजक जो है वो T पर QR से मिलता है, यानी कि P का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब P को दो बराबर भागों में, यानी ये भाग बराबर है, ये T पर QR से मिलता है। आपसे कौन से कोण की वैल्यू पूछी गई? यस PT। ये एक कॉन्सेप्ट ही है कि अगर किसी त्रिभुज के एक बिंदु से मतलब एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाला जाए, हमने PS डाल दिया, वो लंब है, और इसका बाइसेक्टर यानी कि इस एंगल का बाइसेक्टर यानी PT, इनके बीच का जो कोण होगा, यानी लंब और बाइसेक्टर के बीच का जो कोण होगा, यानी कि कोण PST जो आपको निकालना है, ये बराबर क्या हो जाएगा? अपोजिट दोनों एंगल्स के डिफरेंस का आधा, यानी कि हाफ टाइम्स ऑफ एंगल Q माइनस एंगल R। समझ आ गया? आपको पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिभुज में किसी शीर्ष से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रा करा जाता है जो कि PS है, और उस एंगल के बाइसेक्टर यानी कि PT जो है, इसके बीच में जो कोण बनता है यानी PST, वो बराबर होता है अपोजिट जो दोनों एंगल्स बच रहे हैं यानी कि Q और R, उसके डिफरेंस का आधा। ये फार्मूला होता है। तो आप इस फार्मूले पे फट से वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी ये हाफ हो गया। Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू है 84 माइनस R की वैल्यू कितनी है? 48। 84 माइनस 48 36, उसका आधा 18। आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे बस एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि PT अगर एंगल बाइसेक्टर है, PS आपका परपेंडिकुलर है, तो आपका PST बराबर हो जाएगा हाफ एंगल Q माइनस एंगल R। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न कहा गया इन ट्राइंगल PQR O इज इन सेंटर, P इज इक्वल टू 42 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QOR। देखिएगा कि आपको दिया गया इन सेंटर क्या होता है? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र कैसे प्राप्त होता है? अगर किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का बाइसेक्टर ड्रा करें, यानी बाइसेक्टर बोले तो ये तीनों बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं उस पॉइंट को कहते हैं इन सेंटर, जो कि दिया गया O। अब आपको पता होना चाहिए कि कोण QOR निकालना है, तो जो इन सेंटर होता है यानी O अगर इन सेंटर है तो कोण QOR की वैल्यू होगी 90 प्लस एंगल P/2। ये फार्मूला है, ये कहाँ से आता है वो भी सिखाई दे रहा हूँ। देखो 90 प्लस P/2 कैसे होती है? देखो ये कितना है? Q/2 है, ये कितना है? R/2 है। ठीक है, अब अगर हम QOR की वैल्यू निकालने जाएं तो QOR की वैल्यू कैसे निकलेगी? आप कहेंगे 180 में से Q/2 R/2 घटा दो, Q/2 और R/2 का योग घटा दो अगर, तो आ जाएगा QOR की वैल्यू। आपको पता है यहाँ से 180 माइनस ये हम लिख सकते हैं Q प्लस R/2। ठीक है, आपको पता होगा P प्लस Q प्लस R यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो Q प्लस R यहाँ से कितना हो जाएगा? यानी यहाँ ये हो गया 180 माइनस Q प्लस R कितना हो जाएगा? 180 माइनस P/2। अब अगर इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 180/2 यानी 90 प्लस P/2, यानी ये हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस P/2। यहाँ से ये फार्मूला निकल के आता है। तो फार्मूला हमें पता चल गया। अब टीचर्स आपको ये नहीं समझाते कि कहाँ से आया, तो ये आप नोट कर लीजिएगा धड़ाधड़ करके या स्क्रीनशॉट लेके। और मैं तो कहूँगा कि आप नोट कर लिया करो, ये स्क्रीनशॉट वाला बवाल ना रखा करो। अब आपको P दिया गया था कितना है? 42, तो आपको सीधे आंसर मार्क कर देना 90 प्लस 42 का आधा 21 यानी कि 111। तो आंसर मार्क करने का पता है आपको, लेकिन इन सेंटर क्या होता है, कैसे एंगल आता है, ये भी आपको यहाँ से पता चल गया। अगले प्रश्न पे आते हैं, जहाँ पे ऐसा कुछ फार्मूला होगा मैं आपको डिराइव करवा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया इन ट्राइंगल ABC एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल टू 33 डिग्री, एंगल B माइनस एंगल C इज इक्वल टू 18 डिग्री, व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। कहा गया A और B का अंतर 33 अंश, B और C का अंतर 18 अंश। आपको बड़े और छोटे वाले एंगल यानी सबसे बड़े सबसे छोटे वाले एंगल का
योग निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ से दो चीज़ पता चल गई, a माइनस बी 33 है यानी a बड़ा हो गया b से, b माइनस सी 18 यानी b बड़ा हो गया c से, यानी सबसे बड़ा कौन हो गया a और सबसे छोटा कौन सा हो गया c, यानी आपको a प्लस सी फाइंड करना है। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो आपको जो इक्वेशंस दिए गए हैं ये और ये, इन दोनों को अगर हम घटाएं तो क्या आ जाएगा, एंगल a माइनस एंगल b माइनस एंगल b माइनस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33 माइनस 18 यानी कि 15 डिग्री। 135 मेरे मुंह से निकलने जा रहा था क्योंकि ऊपर वही लिखा, यानी यहाँ से हो गया एंगल ए माइनस एंगल बी माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे 15 अंश दिया गया है, यानी यहाँ से हमारा हो गया कोण ए प्लस कोण सी माइनस 2 कोण बी बराबर कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया 15 डिग्री। और आपको एक चीज़ और पता है कि अगर ए बी सी किसी ट्राइंगल के लिए इंटीरियर एंगल्स हैं तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, 180 अंश। अब दोनों को घटा दो, इसमें से इसको घटा दो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए प्लस सी कट जाएगा यानी कि 2 कोण बी बराबर 2 कोण बी प्लस बी यानी कि 2 कोण बी प्लस बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 15 यानी कि 165 यानी 3 कोण बी 165 यानी बी बराबर 55 डिग्री। अब बी 55 है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यानी कि बी 55 अगर यहाँ पे पुट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 2 कोण बी इधर आ जाएगा यानी 2 टाइम्स ऑफ कोण बी की वैल्यू 55 डिग्री, यानी 55 दूना 110 और 15 125, यही आपको निकालना था। कोण ए प्लस कोण सी कितना आ गया, 125। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कई बार दुख इस बात का होता है कि मैं फ़ैन बंद करके दिल्ली की गर्मी में, जहाँ पे टेम्परेचर 43-44 चला जाता है दिन में अभी, और वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोग पढ़ते नहीं हो, जो कि आपका सिलेक्शन होना है। आपको 70-72 हज़ार रुपये महीने की सैलरी, और अगर आप एमईए विदेश जाते हो तो 2 लाख 2.5 लाख की सैलरी मिलेगी, और आप उसके बाद भी नहीं पढ़ते हो, फिर आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, कौन सा मोटिवेशन हो तब वो आप पढ़ोगे। और आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आप ये ना सोचो कि अंबानी बन जाऊँगा अभी, इन फ्यूचर मैं प्रे करूँगा कि आप अंबानी बन जाओ, लेकिन अभी आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो अभी जिसके लिए आपके घर वालों ने आपको दायित्व दिया है संभालने के लिए, आपके कंधे पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ लादा है, कम से कम उसके लिए थोड़ा सा तो करो, मेहनत करो। ठीक है, मेहनत करोगे तो कभी एक चीज़ याद रखना कि शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप में मेहनत करने का दम है। और सफलता उन्हीं को मिलती है ना जिनके अंदर मेहनत करने का दम होता है। अगर दम नहीं है आप में तो सफल एकाध लाखों में एकाध लोग होते हैं। अगर मतलब जो बोलते हैं विंडफॉल, यानी कि अचानक से सफलता मिल जाती है, और वो ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी में मेहनत करने की क्षमता है, आप में मेहनत करने की अगर गट्स है, तो आप एक चीज़ याद रखना, आपकी ज़िंदगी से सब कुछ हटा लिया जाए फिर भी आप जो चाहते हो वो बन जाओगे। आज आपके पास करोड़ों रुपए हो, हटा लिया जाए, आप में मेहनत करने का दम है, साल के अंदर फिर आप करोड़ कमा लोगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक टाइम लिमिट में, कई बार होता है हार्ड वर्किंग लोग सफल नहीं हो पाते, वो डिमोरल होते हैं, लेकिन अगर आप में गिर के उठने की हिम्मत है, अगर आप कोई परीक्षा फेल होते हो फिर से पढ़ने की हिम्मत है, आप ज़रूर सफल होगे फिर से उसी लगन के साथ। अगर आप में लगन है, डेफिनेटली 100% आप सक्सेस आपको मिलेगी। और ऐसे करोड़ों एग्जाम्पल हैं और मैं उनमें से एक हूँ। मैंने कभी शॉर्ट ट्रिक नहीं ढूंढी, इसी वजह से आज आपके सामने ऑल इंडिया रैंक 429 के साथ हूँ। 4-5 एग्ज़ाम निकाले हैं, फेल मैं भी हुआ हूँ, ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्ज़ाम में फेल हुआ, तो वो शायद वहाँ पे बहुत आसान था पास करना, लेकिन जहाँ पे 50-60 हज़ार लोग देते थे, 800 हज़ार सीटें होती थी। ठीक है, यानी 1.5% 2% का सिलेक्शन होता था, लेकिन तब मुझसे नहीं हुआ। तो वही चीज़, और मैं आपको बताता हूँ कि गाइड करने के, अगर अगले प्रश्न में ये बताऊंगा, पहले ये प्रश्न देख लो, नहीं तो ज़्यादा मोटिवेशन हो जाएगा, है ना। देखिएगा, प्रश्न पढ़िएगा। कहा गया इन ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ ए इंटरसेक्ट साइड बी सी एट डी इफ ए बी इज इक्वल टू 12, ए सी इज इक्वल टू 15 एंड बी सी इज इक्वल टू 18, देन द लेंथ ऑफ बी डी इज। पहले फिगर में क्या फिगर बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। कहा गया त्रिभुज ए बी सी में, पहले त्रिभुज ए बी सी बना लो, एक हमने बना लिया, ये हमारा त्रिभुज ए बी और सी हो गया। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी हो गया। कहा गया ए का द्विभाजक यानी ए का बाइसेक्टर ये डी पे बी सी को मिलता है। आपको कहा गया ए बी 12 है, ए बी 12 हो गया। ए सी आपको 15 दिया गया है, ए सी 15, और पूरे बी सी की लंबाई दी गई है आपको 18। ये पूरा बी सी 18 है, तो आपसे बी डी की लंबाई पूछी है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको ए डी बाइसेक्टर दे दिया जाए, यानी कि एंगल बाइसेक्टर दे दिया जाए, और आपको 2 भुजाओं की लंबाई दे दी जाए, और अगर बी डी डी सी या बी सी पूछा जाए, तो आपको पता है कि ये रिलेशन कौन देता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये आपको प्रैक्टिस के बाद आएगा, अदरवाइज आपको ये पता रहेगा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, लेकिन ये नहीं पता रहेगा कहाँ पे यूज करना है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपको ए डी बाइसेक्टर दे दिया जाए तो
ए बी अपॉन इसके साइड वाला पार्ट यानी कि बी डी, ये बराबर हो जाएगा, बी डी यहाँ पे लिख दो, बराबर हो जाएगा ए सी और ए सी के साइड वाला पार्ट यानी कि डी सी, ये होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ए बी 12 बटे बी डी कितना है, हमें बी डी निकालना है, ये बराबर हो जाएगा ए सी 15 बटे डी सी। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से बी डी बटे डी सी कितना आ गया, बी डी बटे डी सी आ गया आपका, बी डी बटे डी सी यानी कि 12 बटे 15 यानी कि 4 बटे 5, यानी बी डी और डी सी का अनुपात 4 और 5 हो गया, यानी बी डी और डी सी का अनुपात 4:5 हो गया। अब आप दोनों को जोड़िए, 4 5 9, बी सी का लंबाई 9 होना चाहिए लेकिन दिया गया 18, यानी 9 बराबर 18, तो 4 बराबर 2 चौको 8, 5 बराबर 5 दूनी 10, यानी आपको बी डी की लंबाई मिल गई 2 चौको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया ओ केंद्र वाले वृत्त में व्यास ए बी को वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु पी तक निर्मित किया जाता है। एक सर्कल दिया गया है, मैं सर्कल ऐसे बनाए दे रहा हूँ, ये सर्किल है आपका। कहा गया ए बी को वृत्त के बाहर स्थित बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है। ए बी को ये आपका इस साइड में बढ़ाते हैं क्योंकि इस साइड में है हमारे पास जगह, ये ए हो गया, आप किसी साइड में बढ़ा सकते हैं, ये ए बी हो गया, ए बी यहाँ पे है और पी तक बढ़ाया जाता है, यानी ये पी है। ठीक है, कहा गया कि पी टी वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ये पी टी है जो कि वृत्त पे स्पर्श रेखा है बिंदु सी पे, यानी ये सी दिया गया। कहा गया बी पी टी की लंबाई आपको दी गई है, मतलब कोण की वैल्यू दी गई 36 अंश, यानी ये कोण 36 अंश है। आपसे पूछा गया बी सी पी कोण की वैल्यू क्या होगी, यानी बी से सी को मिला दीजिएगा, इस कोण की वैल्यू पूछा गया। ध्यान से देखिएगा, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर ये व्यास है तो यहाँ से सबसे पहले इसको मिला दो। अब आप ये वाला कोण देखो कितने अंश का बनेगा, देखो जो कोण हमारा बी ए मतलब बी सी ए बन रहा है वो अर्धवृत्त में बना कोण है। अर्धवृत्त कैसे, यानी सेमी सर्किल कैसे, क्योंकि बी ए आपका व्यास है और व्यास 2 बराबर भागों में काटता है, यानी कि ये हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, अब आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये 90 डिग्री हो गया। आपसे कहा गया बी सी पी की वैल्यू निकालने के लिए, बी सी पी की वैल्यू आप अगर थीटा मान लें तो ध्यान से देखिएगा, आप एक चीज़ पहले नोटिस यहाँ पे देखिए, आपको एक थ्योरम पता होगी कि वृत्त की किसी जीवा और स्पर्श रेखा के, यानी कि सी बी जीवा है यानी कॉर्ड है और स्पर्श रेखा पी टी के बीच जो कोण बनता है यानी थीटा, यही इस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बने कोण के बराबर होता है, यानी ये भी थीटा हो जाए। यानी द एंगल सबटेंडेड बिटवीन the tangent and a chord of a circle is equal to the angle subtended by that chord on the surface of the circle। यानी आपसे कहा गया कि किसी वृत्त की किसी जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है यानी कि कोण बी सी पी, वो इस जीवा द्वारा वृत्त के पर यहाँ पे यानी ये जो कोण बनता है इसके बराबर होगा। ठीक है, अब आपको पता है जो सी बी ए एंगल है वो सी बी ए जो है वो एक्सटीरियर यानी बाह्य कोण है त्रिभुज बी पी सी के लिए, यानी ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 36 प्लस थीटा। कैसे हो जाएगी, क्योंकि देखो ये 36 है, ये थीटा है और ये जो सी बी ए है वो इसका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण है, बाह्य कोण सुदूर स्थित दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी ये 36 प्लस थीटा हो गया। अब आप तीनों कोणों को त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों को जोड़ के 180 के बराबर कर दो, यानी 126 प्लस 2 थीटा, कोणों का योग हो गया 126 प्लस 2 थीटा जो कि 180 के बराबर हो गया, यानी 2 थीटा बराबर 54, यानी थीटा बराबर 27। और थीटा आपने माना किसको था, एंगल बी सी पी को, वही आपका 27 अंश आ गया। समझ आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू 90 अंश है। आप सीधे प्रश्न जैसे दिखे ड्रा कर दिया करो, ये क्यू है आपका, ये पी है, ये आर है। ठीक है, आपसे कहा गया कॉट आर इज इक्वल टू 1/3। कॉट आर कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब, यानी कि ये 1/3 है। ठीक है, 1/3 है, आपको ये 1 दिया गया, ये 3 दिया गया। अब आपको जो भी निकालना है वो निकाल सकते हो। अगर ये 3 है, ये 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में 10, क्योंकि ये आपका समकोण है। ठीक है, पाइथागोरस हमने यूज कर लिया। अब आपसे कहा गया सेक पी मतलब कि कर्ण बटे आधार, यानी कि √10/3 इंटू कॉस आर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी 1/√10 प्लस साइन पी कितना हो जाएगा, 1/√10 डिवाइडेड बाई कॉसेक आर कितना हो जाएगा, आपको पता है कि कॉसेक आर हो जाएगा √10/3 इंटू साइन आर कितना हो जाएगा, कॉसेक आर √3/√10 हो जाएगा, और माइनस कॉसेक पी कितना हो जाएगा, √10/1 यानी कि √10। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। अब ये आपका कितना हो जाएगा, खटा काट दो, ये तो पूरा कट गया। अब ये हो जाएगा 1/√10 प्लस 1/√10 यानी 2/√10। इसको डिवाइड करना है, 3 - 10/√10 यानी -7/√10
रूट 10 कट गया, यानी आपका आंसर हो गया -2/7। समझ आ गया माइकल बेवन? देखो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, ये प्रश्न देख लो। कहा त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः भुजा बी सी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। ए डी 10.8 है, बी ई 14.4 है। ए डी और बी समकोण पर जी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ए बी सी का क्षेत्रफल बताओ। बहुत आसान सा प्रश्न है। देखो आप पहले एक ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल हम इधर बना ले रहे हैं। ये आपका कोई ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका कोई ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये आपका है ए, ये आपका है बी और ये है आपका सी। ठीक है, कहा गया डी और ई बी सी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। बी सी और ए सी, तो आपको थोड़ा सा यहाँ समझदारी करना पड़ेगा, थोड़ा सा फिगर अच्छा बनाने के लिए। सी बी ए हो गया। ठीक है, अब कहा गया कि बी सी और ए सी के मध्य बिंदु डी और ई हैं, यानी ये डी है और ये ई है, मध्य बिंदु है, यानी कि ये इसके बराबर है, ये वाला भाग इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब कहा गया कि ए डी और बी ई 14.4 और 10.8 है। ए डी मिला दो, यानी ये वाला, और बी ई ये वाला दोनों मिला दो, तो ए डी है 10.8, यानी ये है 10.8, और बी ई है 14.4, ये 14.4 है। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रतिच्छेदित करते हैं? जी पर, यानी कि जी हो गया, ये यहाँ पे प्रतिच्छेदित करते हैं। ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो बहुत आसान सा प्रश्न है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको पता चल गया कि अगर डी और ई मध्य बिंदु हैं तो ए डी और बी ई माध्यिकाएं हो जाएंगी, क्योंकि मीडियन जो होती है वो यही होती है, अपोजिट वर्टिक्स से किसी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएं तो वो मीडियन देता है। और मीडियन जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट करती हैं उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड, यानी ये सेंट्रॉइड हो गया, जी सेंट्रॉइड। आपको ये भी दिया गया कि ये दोनों समकोण पे काटती हैं, यानी ये समकोण पे काटती हैं। अब आप ट्रायंगल बीजीए की एरिया आराम से निकाल सकते हो। कैसे? आपको पता है कि एडी अगर मीडियन है और जी सेंट्रॉइड है, यानी केंद्रक है, तो ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि ए जी और जी डी का रेशियो 2:1 हो जाएगा। तो मतलब पूरा अगर 3 है तो ए जी 2 हो जाएगा। 3 बराबर 10.8, यानी 1 बराबर 3.6, यानी ए जी की लंबाई हो गई 2, यानी कि 7.2। इसकी लंबाई हो गई 7.2। क्योंकि जो सेंट्रॉइड होता है वो बाइसेक्ट मतलब 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है मीडियन को। और ऐसे बीजी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3 बराबर 14.4, यानी 1 बराबर 4.8, यानी कि 2 बराबर 9.6। अब आपको बीजी की लंबाई पता चल गई। अब आप ट्रायंगल बीजीए का एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि जी 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल बीजीए का एरिया कितना हो जाएगा? ट्रायंगल बीजीए का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल, यानी कि 9.6 इंटू 7.2। बस मल्टीप्लाई कर लो, यानी ये हो गया। 2 से काटोगे ये 4.8 गुणे 7.2, यानी आप कह सकते हैं ये लिखा हुआ 2 गुणे 2.4 और गुणे 3 गुणे 2.4, यही तो लिखा हुआ। 2.4 का स्क्वायर यानी 5.76 होता है, उसको 6 से गुणा कर दो। 6 गुणे 5.76 गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? अरे 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 3 45, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 3 45, 6 पंचे 30, 4 34, यानी 34.56 इसका क्या हो गया? एरिया हो गया। और आपको पता है कि अगर जी सेंट्रॉइड है तो बी जी ए जो होगा वो पूरे त्रिभुज ए बी सी की एरिया का 1/3 होगा। तो त्रिभुज ए बी सी की एरिया यहाँ से कितना हो जाएगी? क्योंकि जो सेंट्रॉइड होता है उससे अगर हम किसी भुजा के दोनों शीर्षों को मिला दें तो त्रिभुज 3 बराबर भागों में कट जाता है, यानी कि ये अगर ऐसे इसको मिला दें तो ये भाग और इसको मिला दें तो ये 3 बराबर भागों में कट जाएगा, यानी ए बी सी की एरिया कितनी हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी ट्रायंगल बी जी ए की एरिया की, यानी 3 गुना ट्रायंगल बी जी ए की एरिया क्यों होती है वो भी बता दिया, यानी 3 गुणे 34.56 गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 3 छक्के 18, 3 पचे 15, 1 16, 3 चौको 12, 1 13, 3 तिया 9, 1 10, यानी कि 103.68 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ आ गया? अगला प्रश्न देखिएगा। कहा गया दिया गया है त्रिभुज डी ई एफ सिमिलर टू ए बी सी। ये जो ट्रायंगल मतलब सिंबल बना है ये सिमिलरिटी का है। कहा गया त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 9, डी ई एफ का क्षेत्रफल 12, बी सी 2.1, तो ई एफ की लंबाई। सिमिलरिटी वाले क्वेश्चंस में आपको देखो ये डी ई एफ बना दो और ये ए बी सी बना दो। ये डी ई एफ है आपका और ये कौन सा है? ए बी सी है। ध्यान से देखिएगा, ये डी ई एफ है, ये ए बी सी है। अगर सिमिलर है दोनों ट्राइंगल्स तो इनके एरिया का जो रेशियो होता है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी की एरिया बटे त्रिभुज डी ई एफ की एरिया, ये इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के यानी कि जैसे अगर हम बी सी का रेशियो लेंगे तो किससे लेंगे? ई एफ से, यानी ये बी सी बटे ई एफ का जो रेशियो होगा उसके स्क्वायर के बराबर होगा। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि दो सिमिलर ट्राइंगल्स के जो एरिया का रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, संगत भुजाओं के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। अब आपको पता चल गया त्रिभुज एबीसी की एरिया कितनी है? 9 बटे डी ई एफ की एरिया कितनी है? 12। 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 चौको 12, यानी 3/4 बराबर बी सी बटे ई एफ का होल स्क्वायर। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं
बी सी बटे ई एफ बराबर हो जाएगा उसका वर्गमूल 3/4 का, यानी कि √3/2। अब आपको क्या निकालना है, ई एफ, यानी यहाँ से हमारा ई एफ बराबर हो जाएगा 2BC/√3। बी सी की लंबाई कितनी है, पुट कर दो 2.1, यानी कि ये हो जाएगा 2.1 गुणे 2, 2.1 गुणे 2 यानी 4.2, और बी सी ये कितना हो गया, हाँ 4.2 बटे √3, यानी कि √3 से ऊपर नीचे अगर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 4.2 √3/3, यानी कि 1.4 √3, और 1.4 को लिख सकते हैं 7/5 √3 आपका एरिया आ गया। ठीक है, समझ आ गया। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया का रेशियो होता है वो उनकी संगत भुजाओं के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, दैट्स ऑल। ये प्रश्न देख लो, फिर मोटिवेशन वाली बात करेंगे। कहा त्रिभुज ए बी सी में सी 90 डिग्री है, हमें टक से बना लेना है, त्रिभुज ए बी सी बना लेना है। यहाँ पे सी को 90 डिग्री दिखाना है, तो सी को 90 पे रख दो, ये ए हो गया, कोई सा एक बी ले लो, ये बी हो गया। ठीक है, कहा गया ए सी और बी सी, ए सी और बी सी पे पी और क्यू, ए सी पे पी है और बी सी पे क्यू है, इस प्रकार से हैं कि ए पी अनुपात पी सी 1:2 है, यानी ये x है, ये 2x है, और ऐसे बी क्यू अनुपात क्यू सी, बी क्यू अनुपात क्यू सी, यानी ये y है, ये 2y है, 1:2 दिया गया। तो आपको ए क्यू स्क्वायर कौन सा है, ये ए क्यू हो गया। थोड़ा सा यार कलर चेंज करके वैसे बना दे रहे हैं ना, ताकि आपको समझ में आए। ए क्यू स्क्वायर यानी कि ये वाला स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर और बटे ए बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। देखो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, कुछ टीचर इसके लिए फार्मूला बताते हैं, मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। ए क्यू का स्क्वायर, अगर ट्राइंगल ए क्यू सी को देखोगे तो ये 90 डिग्री है, तो ए क्यू कर्ण बन जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2y का यानी लंब का स्क्वायर यानी ये 4y स्क्वायर। ये ए क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई, प्लस बी पी स्क्वायर ऐसे निकालोगे, बी पी सी में देख लो, बी पी कर्ण है तो ये बी पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर, और बट्टे में ए बी स्क्वायर अगर आधार 3x है, लंब 3y है, तो कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर और प्लस ऐसे कर्ण का स्क्वायर लंब का हो गया, आधार का हो गया और लंब का कर दोगे यानी 9y स्क्वायर। ठीक है, ऊपर आपका बन रहा है 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर यानी 13x स्क्वायर और प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर यानी कि प्लस 13y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 कॉमन ले लो यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऊपर 13 कॉमन ले लो यानी कि 13 बचेगा ऊपर, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऊपर नीचे से कट जाएगा और नीचे 9 बचेगा। आपका आंसर आ गया 13/9। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई फार्मूले की ज़रूरत थी। हाँ, तो आपको मोटिवेशन वाली बात जो बतानी थी वो ये बता रहा हूँ कि मैं 2017 में जब प्रिपरेशन 2017 CGL की कर रहा था, मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक तो उतना यूट्यूब कॉमन नहीं था, और अभिनय सर वगैरह थोड़ा उस समय चरम पे भी नहीं थे, मतलब वही आए थे, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज था नहीं। तो मुझे ये था ना कि मेरे पास बुक्स थी और मुझे ये था कि लगन मेहनत करने की थी। मैं जितना कहो 20 घंटे भी पढ़ सकता था, ऐसा आज भी है और उस टाइम भी था। तो आज ये है कि मेरे पे एक नौकरी है, तभी मैं कंप्लीट बेरोजगार था, और एज भी आज से मान लो 4 साल कम थी यानी 19 का मैं था। तभी क्या होता था कि मुझे अगर मान लो कोई डाउट हो गया, मैं ये नहीं जान पाता था कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, नया था। तो मैं एक बार किसी चैनल था ऐसे, और भाई ऐसे चैनल्स उस समय यूट्यूब पे मैं जैसे सर्च करता था गूगल पे, मान लो कोई वीडियो दिख गई, मैं उसी पे कमेंट करता था कि भाई ऐसे बात है, क्या पढ़ें। भाई आज मतलब मुझे आज तक एक रिप्लाई नहीं मिला, मतलब उस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ, एक रिप्लाई नहीं मिला, और मैं इतना वो रहता था कोई मिल जाए, कोई प्री में 130 लाया और मेरे मान लो मॉक में 120 मिल रहे, मैं उससे पूछने लग जाता, भैया इस टॉपिक में बता दो कैसे, मतलब कौन सा चीज़ पढ़ें, एडवांस में क्या क्या पढ़ें और क्या कहाँ से पढ़ें, मतलब इतना डाउट होता था। और तब डाउट क्लियर करने वाला कोई नहीं था। मैं यही सोच रहा हूँ यार, आप लोग कितने लकी हो कि आप कंपटीशन प्रिपरेशन पे कुछ भी पूछते हो, आपका भाई जिन चीज़ों को जानता है और मोस्ट प्रोबेबली मतलब हर चीज़ लगभग SSC प्रिपरेशन से रिलेटेड जानता है, तो आपको गाइड करने के लिए फ्री में गाइडेंस दे रहा है, फिर भी आपको वैल्यू नहीं है। मैं सोचता हूँ यार, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने ही बहुत सारे बच्चे उस समय ऐसे कर रहे थे, संघर्ष किया उन्होंने, आज सक्सेस हो गए बहुत अच्छी रैंक के साथ, लेकिन आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और अगर आप उसको यूटिलाइज ना कर पाए तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ पढ़ते। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया त्रिभुज ABC में यानी इन ट्राइंगल ABC A 90 डिग्री है, AD इज बाइसेक्टर ऑफ A मीटिंग BC एट D, DE परपेंडिकुलर टू AC एट E, AB इज इक्वल टू 10, AC इज इक्वल टू 15। तो DE की लंबाई आपको निकालनी है। पहले फिगर बना लीजिए, क्योंकि ज्योमेट्री में फिगर बन गया तो आधा प्रश्न सॉल्व हो गया। त्रिभुज ABC बनाइए जहाँ पे A को 90 दिखाना है, तो आप ऐसा करिए कि A को 90 दिखा सकें। ये आप A ले लीजिए,
ये आपका सी हो गया, ये आपका बी हो गया। किसी को कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। ए को बस 90 होना चाहिए। क्या क्या ए डी का बाइसेक्टर ए, ये ए डी है जो बाइसेक्टर है कोण ए का, और ये बी सी को डी पे मिलता है, हमने बना दिया। डी ई परपेंडिकुलर है ए सी पे, हमने ये भी लिख दिया, यहाँ पे पहले परपेंडिकुलर लिख दो, ठीक है। ए बी बराबर 10 दिया गया, ए बी आपका 10 है, ए सी 15 है, ए सी 15 है। आपको दिया गया डी ई की लंबाई निकालनी है। अब देखिएगा, अगर मैं इस कोण को या इस देखो इस कोण को अगर थीटा मानूं तो आपको पता है कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी में देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको ये भी, ये आपका परपेंडिकुलर है तो ये आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा, आपको ट्रायंगल डी ई की मतलब ट्रायंगल डी ई सी में डी ई की लंबाई निकालनी है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो आपको ये पता होना चाहिए ए डी, अगर ए का एंगल बाइसेक्टर है तो जो इसका और इसका रेशियो होगा वही इस बी डी और डी सी का रेशियो होगा। यानी बी डी को अगर आप 2x लिखें तो डी सी अपने आप 3x हो जाएगा, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब लगा दो तड़ाक से, क्या सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट। देखो इसमें ये 90 है, ये थीटा है, और ये 90 माइनस थीटा। सिमिलरली अगर ट्रायंगल ए सी बी को देखोगे तो ए 90 है, ये वाला कोण थीटा है, ये 90 माइनस थीटा। सिमिलरिटी लगा दो, क्यों कैसे, आप देखो साइन, देखो 90 के सामने वाली भुजा यानी कि 3x। और एक चीज़ और, सिमिलरिटी का मतलब होता है कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, जैसे यहाँ पे ई सी डी सिमिलर है ए सी बी के, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। यानी जैसे यहाँ पे 90 के सामने की भुजा ली तो बड़े वाले ट्राइंगल के 90 के सामने की भुजा ले लो, यानी कि 2x प्लस 3x 5x, और ये बराबर हो जाएगा इस वाली भुजा का थीटा के सामने वाली भुजा ले लो, यानी डी ई, बड़े डी सी में ले लो, डी सी ट्राइंगल देखो उसमें हमने थीटा के सामने वाली भुजा ली, तो इस ट्राइंगल बड़े ए बी सी में थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी 10। यानी यहाँ से हमारा डी ई बराबर हो जाएगा, अरे देखो x कट गया, 5 से 10 कटा 2 हो गया, यानी 3 दूनी 6। डी ई ही निकालना था, डी ई 6। और हमने निकाला कैसे, क्योंकि हमें पता चल गया था कि ट्राइंगल डी ई सी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल बी ए सी के। तो इस वजह से हमने कह दिया कि भैया डी ई बटे ए बी बराबर आपका हो जाएगा कर्ण, यानी कि बी सी बटे टी सी कह सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया था अभी कि दो ट्राइंगल सिमिलर हों तो उनके जो मतलब एरियाज का रेशियो होता है वो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन अगर पेरीमीटर की बात करें, यानी पेरीमीटर ऑफ ए बी सी अगर बात करें, और पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ और ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर हों तो ये बराबर होगा इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी की साइड अगर ए बी लें तो डी ई एफ की साइड हमें कौन सी लेनी पड़ेगी, डी ई लेनी पड़ेगी। आप ऐसे देख लिया करो, आपको अगर इसमें कन्फ्यूजन है कि देखो यहाँ पे ए बी आ रहा है तो इसमें पहले 2 ले लो डी, बस बात खत्म हो गई। यानी पेरीमीटर का रेशियो अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके जो परिमाप है उनका जो अनुपात होगा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। अब आप पेरीमीटर की वैल्यू रख दो, यानी ये 43.2 दिया गया है पहले वाले का, बटे 28.8 दिया गया है, ये बराबर ए बी आपको निकालना है बटे डी ई की लंबाई आपको दी गई 12। अब आप यहाँ पे देखो काट पीट दो, जो भी कट पीट रहा है 12 से तो ये कटेंगे 12 × 36, 12 × 72, 12 से ये 24 दे देगा, 12 से काटोगे ये 3 देगा, ये 2 देगा, 2 से 12 कटेगा 6, ए बी बराबर 3 × 6, यानी कि ए बी की वैल्यू हो गई 18। बात खत्म हो गई, ठीक है। कहा गया समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं की लंबाइयाँ 3 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योगफल क्या होगा। समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। ये देखो समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। मान लो ये ए बी सी डी है, तो इस अगर ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। आपको दो भुजाओं की लंबाइयाँ दी गई हैं, दो भुजाओं की लंबाई 3 और 10 दी गई है। मान लो ये वाली 3 है, ये 10 है, तो आपके विकर्ण मतलब इनके विकर्णों का योग जो होगा, विकर्णों के वर्गों का योग, तो आप कह सकते हैं यहाँ से विकर्णों के वर्गों का योग यानी बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर समांतर चतुर्भुज के लिए क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ इसकी भुजाओं का ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपको याद रखना चाहिए कि अगर समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है जहाँ पे ए बी डी सी के समांतर है, तो आप कहेंगे कि इसके विकर्णों के वर्गों का योग यानी बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ये वाली भुजा प्लस ये वाली भुजा, यानी कि जो दोनों समांतर है वो नहीं, जो असमांतर है, यानी 10 और 3 असमांतर। बस आप यहाँ पे पुट कर दो तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस बी सी स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100,
तो ये 100 + 9 109 का 2 × 218, बस आपका ये हो गया। आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या याद रखना था कि BD² + AC² बराबर 2 टाइम्स ऑफ AB² + BC²। ये लिख लेना कि ये समांतर चतुर्भुज के लिए होता है, और जो नोट्स जो ये जगह आपको PDF में मिल रही होगी वहाँ पे ऐसे हूबहू डिट्टो छाप देना, यहाँ पे लिख लेना कि ये समांतर चतुर्भुज के लिए होता है। अगर नहीं लिख रहे हो तो मूर्ख हो, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करो, अच्छे से लिखना। मैं यही तो बताता हूँ कि नोट्स कैसे बनाना है मेरे भाई। नोट्स आप बनाओ, आप अगर अच्छे से बनाओगे तो रिवीजन करने में आसानी होगी, उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। आप नोट्स नहीं बनाओगे तो मेरा कोई नुकसान भी नहीं है, बस आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के। ये देखिएगा, कहा गया इन अ सर्किल विद सेंटर O BC इज अ कॉर्ड, पॉइंट D and A और ऑन द सर्कल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ BC सच दैट DBC इज इक्वल टू 28 डिग्री एंड BD इज इक्वल टू DC, व्हाट द मेजर ऑफ BO। ध्यान से देखिएगा, पहले एक वृत्त बनाइए O केंद्र वाला हमने वृत्त बना दिया, ये हमारा O हो गया। कहा गया जीवा कोई BC है, ये BC जीवा हो गई, ये B हो गया, ये C हो गया। वृत्त के अपोजिट साइड में एक बिंदु D इस प्रकार से कि DBC बराबर 28 अंश। यहाँ पे प्रश्न में D अपोजिट साइड में इस साइड में रखिएगा। DBC आपका कितने अंश का है? DBC आपका है 28 अंश का, ठीक है, ये 28 अंश का, ठीक है। अब देखिएगा DBC आपका 28 अंश का है। BD बराबर DC है। आप BD और DC को ध्यान से देखिए, तो ये BD हो गया, ये DC हो गया, दोनों बराबर है, यानी कि दोनों के सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी ये भी 28 हो गया। ये 28 है, ये 28 है, तो ये दोनों 56 हो गए, यानी कि कोण BDC की वैल्यू कितनी हो गई? 180 - 56, यानी कि 124 अंश, 124 अंश। अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे कोई बिंदु ले लूँ A, ये A कोई बिंदु है, रुक जाओ 1 मिनट, इसको अच्छे से मिलाओ, हाँ ये वाला, ये A कोई बिंदु है। आपको पता है ये जो हमारा BACD बन रहा है वो चक्रीय चतुर्भुज बन गया, यानी ये कोण अगर 124 है तो ये वाला कोण 180 - 24 यानी 56 अंश का होगा। अब जीवा BC द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण 56 अंश का है, तो वृत्त के केंद्र पे बना कोण कितना हो जाएगा? 56 का दूना, यानी कि 112। तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट यूज हुए, 3 कॉन्सेप्ट बेसिकली यूज हुए कि किसी भी ट्राइंगल में समान भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कि BD और DC अगर बराबर हैं तो इनके सामने के कोण हमने बराबर कर लिए। दूसरी चीज़, अगर ये 124 अंश है तो ये 56 कैसे हुआ? क्योंकि ABDC जो है वो चक्रीय चतुर्भुज है, आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश हो गया, ये दूसरा कॉन्सेप्ट। और तीसरा कॉन्सेप्ट, किसी वृत्त के किसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे जो कोण बनता है वो केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, या इसको अगर रिवर्स कहें तो वृत्त के केंद्र पे, वृत्त के किसी जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण जो होता है वो वृत्त के परिधि पे बने कोण का दुगना होता है, यानी द एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड ऑन द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय दैट कॉर्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। बस इतना सा। ये प्रश्न देख लो, कहा गया नियमित पंचभुज यानी रेगुलर बोले तो इसकी सारी साइड्स बराबर है। एक नियमित पंचभुज की भुजा BA और DE को मिलाने DE को F पर मिलाने के लिए विस्तारित किया जाता है, यानी कि बढ़ाया जाता है। EFA की वैल्यू बताओ। देखो हिंदी में ना पढ़ना बेटर रहेगा, विस्तारित वगैरह तो ऐसे शब्द हैं जो डरा देंगे आपको। ये देखो, एक हम रेगुलर पेंटागन, रेगुलर मतलब होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल कर दो, दैट्स ऑल। ये आपका हो गया ABCD कर दो, ये यहाँ से शुरू करो, ABCDE, ये आपका हो गया, ठीक है। हमने कहा कि BA और DE को आगे मिलाने के लिए विस्तारित किया जाता है, BA को यहाँ तक और DE को विस्तारित करते तो यहाँ पे मिलती है ये कोई पॉइंट F है, ठीक है। आपको EFA की वैल्यू बतानी है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पहले ये कोण पता कर लेना चाहिए, ये कोण, अगर ये दोनों पता चल गए तो आपके इस ट्रायंगल AFE में 2 कोण पता चल जाएंगे। आपको पता है ये दोनों कोण जो हमें पता करने हैं वो रेगुलर पेंटागन के कोण हैं, और रेगुलर पेंटागन का अगर कोण है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि उसका अगर n बराबर 5 दे दीजिए। आप ऐसे देखो, अगर n बराबर 5 मतलब किसी पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स 5 है तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है 360/n, यानी 360/5 हो जाएगा, यानी कि ये 72 हो जाएगा। यानी हमें बाह्य कोण मिल गया। बाह्य कोण एक इसका ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला, ये दोनों 72 के हो गए। आप ये छोड़ो ही, मतलब इंटीरियर निकालना ही भूल जाओ, इंटीरियर ना निकालो। आपको क्या काम करना है? आपको एक्सटीरियर निकाल लेना है। अब एक्सटीरियर आपको निकल के आ गया, एक्सटीरियर 72 अंश का। अब ये कोण 72 हो गया, ये 72 हो गया, तो किसी त्रिभुज में तीसरा कोण अपने आप निकल जाएगा। यानी ट्रायंगल जो हमें एंगल EFA निकालना है वो ट्रायंगल AEF में देख लो, 2 कोण 72 के, यानी दोनों का योग 144, तो तीसरा कोण 180 - 44 यानी कि 36 डिग्री का हो जाएगा। यानी EFA की वैल्यू 36 है। तो आपको यहाँ से बस कॉन्सेप्ट क्या लगा कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, और इंटीरियर एंगल के लिए आपको क्या करना पड़ता है? n - 2 × 180/n, ये होता है इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल निकालना चाहते हैं तो
3/5 इंटू यानी 108 हो जाता। अब अगर ये 108 हो गया तो ये अपने आप 72 हो जाता। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इन अ सर्कल O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, कॉर्ड्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट P, इफ AOD बराबर 32 डिग्री एंड COB बराबर 26 अंश, तो APD कितने के बीच में लाई करेगा। अब कितने के बीच वाले कहने का मतलब आपको APD निकालना ही पड़ेगा। आप पहले एक सर्कल बना लो, 1 मिनट, सर्कल यहाँ पे बना रहे हैं, जगह है, ठीक है, ये आपका सर्कल हो गया। AB और CD दो जीवाओं को प्रतिच्छेदित करवा दो, ये आपका AB हो गया, ये आपका थोड़ा सा ऐसे करो, ये हो गया AB और ये हो गया आपका CD। ये देखो, ये आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। अब देखो O सेंटर है, यहाँ पे O सेंटर है, ठीक है। AOD 32 अंश दिया गया है, यानी ये वाला कोण 32 अंश दिया गया, ये 32 डिग्री दिया गया। COB आपको 26 अंश दिया गया, यानी ये वाला कोण आपको 26 अंश दिया गया है। आपसे पूछा गया APD की वैल्यू, यानी ये वाला जहाँ पे काट रहा है ये P अगर है तो APD की वैल्यू निकालनी। बहुत आसान सा प्रश्न देखिएगा। आप सबसे पहले इन सब को मिला दो, इसको मिलाया, बस इतना ही मिला दो, आगे अभी हम देख लेंगे। अब देखो जीवा AD को देखो, जीवा AD द्वारा वृत्त के केंद्र पे कितने अंश का कोण बन रहा है, 32 अंश का। तो परिधि पे कितने बनेगा, 32 का आधा यानी 16, यानी यहाँ पे कितने अंश का बनेगा, देखो ये कितने अंश का कोण बनाएगा, ये बनाएगा 16 अंश का, यानी कि हमारा कोण ABD हो गया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोण ABD 16 का हो गया, ठीक है। ऐसे देखो BC जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पे 26 अंश का कोण बन रहा है, तो इसके परिधि पे कितने अंश का कोण बनेगा, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, यानी BDC कितना हो जाएगा, 26 का आधा, यानी BDC कितना हो गया, 26 का आधा, यानी कि 13 अंश। अब आप ट्राइंगल BPD को देख लो, BPD में दो कोण आपको पता चल गया, कोण D और कोण B पता चल गया। अब आपको निकालना कौन सा है, आपको निकालना है APD। तो APD आपको पता है, APD इसका बाह्य कोण है। APD देखिए, यहाँ पे देखिए, APD जो है वो ट्राइंगल DBP के लिए बाह्य कोण है, यानी ये वाला कोण जो है APD वो बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण का योग इसके और इसके योग के बराबर हो जाएगा, यानी 13 और 16 के योग के बराबर हो जाएगा, यानी हमारा एंगल APD बराबर हो जाएगा 16 + 13 यानी 29 अंश। और 29 किसके बीच लाई करता है, 26 और 30 के बीच में। समझ आ गया। तो आपको पता होना चाहिए बाह्य कोण बराबर सुदूर स्थित दोनों अंतः कोणों के योग के, यानी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। प्रश्न देखो, क्या त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है। आप ऐसे पहले एक फिगर बनाओ, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। इसमें भुजा बिंदु D इस प्रकार से स्थित है, मान लो यहाँ पर D स्थित है, कि ADC जो है कोण आपका ऐसे रहने दो, ADC कोण यानी ये वाला कोण ये 2 गुना है BAD का, यानी कि ये 2 थीटा है, BAD अगर थीटा है तो, ठीक है। क्या A बराबर 80 अंश है, A बराबर 80, ये पूरा 80 अंश का है। C आपका दिया गया 38 अंश का, ये 38 अंश का है। आपको पता चल गया ये 80 है, ये 38 दोनों मिलके 118, यानी कि ये कितना होना पड़ेगा इसको, 62 अंश का, ठीक है। अब आपसे कहा गया ADB की वैल्यू निकालो। ADB की वैल्यू अगर निकालनी है आपको तो आप कहेंगे कि बहुत आसानी से निकल सकती है। आप पहले देखो ADC बाह्य कोण है त्रिभुज ABD के लिए, यानी ये वाला कोण बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण बराबर होता है सुदूर स्थित दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर, यानी 2 थीटा बराबर हो जाएगा थीटा + 62, यानी यहाँ से हमारा थीटा बराबर 62 आ गया। अब थीटा 62 यानी इसकी वैल्यू 62 हो गई। अब अगर ये 62 है, ये 62 है, तो आपका ADB कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 180 - 62 + 62, यानी 180 - 124 यानी 56 डिग्री, यानी ADB बराबर 56। कितना आसान सा प्रश्न था। हिंदी में ना पढ़ना वरना घबरा जाओगे। कहा गया ए सेकेंड PAB, यानी सेकेंड मतलब होता है जो छेदक रेखा होती है, यानी प्रतिच्छेदक रेखा PAB इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू द सर्कल विद सेंटर O। सबसे पहले एक सर्कल बना लो, ये हमारा सर्कल हो गया जहाँ से PAB ड्रॉ की गई है, ये PAB है, PAB P से खींची गई है AB। अब कहा गया इंटरसेक्टिंग सर्किल एट A एंड B, OP बराबर, यहाँ पे O मान लो ये है, OP बराबर आपको दिया गया है 17, ये O है, OP बराबर 17 दिया गया है। आपको और क्या दिया गया, PA बराबर 12 दिया गया है, PB बराबर 22.5 दिया गया है। PB अगर पूरा 22.5 है तो AB कितना हो जाएगा, 10.5, ठीक है। आपसे कहा गया रेडियस निकालनी है, बहुत आसान सा प्रश्न है। इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दोगे तो यही रेडियस हो जाएगी, ठीक है। आपको POP पता है कितना है, 17 है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये R है तो इतनी रेडियस भी R हो जाएगी, यानी अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे M पॉइंट कर दे रहा हूँ, अगर PO पूरा 17 है, MO R है, तो PM कितना हो जाएगा, 17 - R। ये चीज़ आपको पता चले।
अब आपको पता चल गया, यहाँ पे एक नामकरण और कर दो, ये n कर दो। आपको पता चल गया PMN और PAB दोनों सेकेंड हैं, तो सेकेंड का एक फार्मूला होता है कि एक्सटीरियर वैल्यू यानी कि PM बाहर का भाग इंटू पूरा सेकेंड की लंबाई PN, ये बराबर हो जाएगा PA इसके इस वाली सेकेंड का बाहरी भाग इंटू पूरी लंबाई PB। बस ये फार्मूला यूज कर। PM की लंबाई कितनी है 17 - R इंटू PN की लंबाई कितनी है PN यानी कि 17 माइनस ये इतना 17 है, ये R है यानी 17 + R, ये बराबर हो जाएगा 12 गुणे 12 और 10.5 जोड़ देंगे 22.5। बस इसी को सॉल्व कर लेना है, यानी 17 + R इंटू 17 - R, तो ये हो जाएगा 289 - R² बराबर 12 गुणे 22.5, तो आप कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 6 गुणे 45। 6 गुणे 45 कितना होता है 270, यानी R² बराबर कितना हो जाएगा 289 - 270 यानी 19, यानी R रेडियस बराबर हो जाएगी √19। तो आपको यहाँ पे कौन सा फार्मूला याद रखना था, PM × PN = PA × PB, जहाँ पे PMN और PAB दोनों सेकेंड है। बस काम खत्म। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया कि त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC पर क्रमशः बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE पैरेलल है BC के। यदि AD बराबर 5 सेंटीमीटर, DB बराबर 9 सेंटीमीटर, AE बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 15.4, तो DE और EC की लंबाई का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिएगा आप एक फिगर बनाओ, ये ABC आपका कोई ट्रायंगल हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया। AB पे बिंदु T है और AC पे बिंदु E है, जो DE है वो पैरेलल है BC के, ये आपको इतना दिया गया है। फिर कहा गया AD बराबर 5 है, हमने लिख दिया, DB 9 है, DB 9 लिख दिया, AE 4 है, AE 4 है, BC 15.4 है, BC 15.4 यानी कि ये वैल्यू 15.4 है। आपको निकालना है DE और EC का योग, DE और EC का योग, यानी आपको EC निकालना पड़ेगा, फिर DE निकालना पड़ेगा, और DE और EC अगर आप निकाल ले रहे हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कलर चेंज करते हैं। देखो आपको पता चल जाएगा कि अगर दो त्रिभुज हैं, मतलब एक ABC है और एक AD है और DE पैरेलल टू BC है, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, बात खत्म। अब सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इनकी संगत भुजाएं यानी AD बटे बड़ी वाले त्रिभुज की भुजा AB बराबर हो जाएगा AE बटे पूरी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AC। तो आप यहाँ से पहले AC निकालो, तो AD कितना है, AD है 5 बटे AB कितना है पूरा 5 × 9 = 14 हो जाएगा, बराबर AE कितना है 4 बटे AC कितना हो जाएगा 4 + x, यानी यहाँ से 20 + x 20 + 5x बराबर 14 × 4 = 56, यानी कि 5x बराबर 36, यानी x बराबर हो गया 7.2, x की लंबाई 7.2 हो गई। अब आपको पता चल गया कि ये 7.2 है। ठीक है, अब आप एक चीज़ और निकालना है, आपको DE भी तो निकालना है, तो आप यहीं पे लिख दो, ये बराबर हो जाएगा DE बटे इसका आधार 15.4, यानी आप कह सकते हैं कि 5/14 बराबर DE बटे 15.4, यानी 14 से ये कटेगा 1.1 हो जाएगा, यानी DE बराबर हो जाएगा 5 × 1.1 यानी 5.5। अरे हमने इसको बराबर ले लिया, क्योंकि संगत भुजाएं मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स है तो इनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। अब DE 5.5 है, आपको EC पता चल गया 7.2 है, तो DE + EC पूछा गया था, यानी आप कहेंगे 5.5 + 7.2 यानी 12.7 आपका आंसर हो जाए। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः भुजा BC और AC के मध्य बिंदु हैं। AD और BE समकोण पर G पर प्रतिच्छेदित होते हैं। AD बराबर 18, BE बराबर 12, तो DC की लंबाई ज्ञात करो। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रा कर दो। एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, कौन सा ABC। ठीक है, C को ऊपर रखो क्योंकि इन दोनों भुजाओं में कॉमन आ रहा है, तो C ऊपर रखोगे काम बन जाएगा। ठीक है, मतलब फिगर थोड़ा आसानी से बनेगा। कह गया कि AD और BE यानी ये D है और ये इस पे कौन सा बिंदु है, BC पे कौन सा बिंदु है, BC पे बिंदु है D, और AC पे कौन सा बिंदु है E, ये दोनों बिंदु हैं। ठीक है, मिला दो, और ये मध्य बिंदु है यानी ये इसके पैरेलल हो जाएगा, बात खत्म। अब कहा गया कि AD और BE मिलाओ ना, AD और BE पहले मिला दो। AD और BE ये किस बिंदु पे काटते हैं, G पे काटते हैं। ठीक है, कहा गया AD बराबर 18। अब देखो अगर E और D इसके मध्य बिंदु है तो BE और AD माध्यिका हो जाएगी, G यानी इसका सेंट्रॉइड हो जाएगा, जो कि इसको 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा। अब आपको दिया गया BE 12 है अगर पूरा, तो BG अनुपात GE 2:1, यानी कि ये 8 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, ऐसे अगर AD की बात करें, AD 18 है तो AG कितना हो जाएगा,
ए जी आपका कितना हो जाएगा 12 और जी डी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, आपसे कहा गया कि ये 90 डिग्री पे काटते हैं, ये 90 डिग्री पे काटते हैं। आपको ये तो पता चल गया ना कि कैसे 12 और 6 और 8 और 4 हुआ, क्योंकि सेंट्रॉयड है जी और सेंट्रॉयड हमेशा मीडियन को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। ये आपको 90 डिग्री दिया गया, ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा। अब ये 90 हो गया, ये भुजा 6 है, ये भुजा 8 है, तो ये डी भी कितना हो जाएगा 10। डी भी कितना हो गया 10। आपको पता है कि डी ट्राइंगल बीसी का मतलब ट्राइंगल ए बी सी के बीसी भुजा का मध्य बिंदु है, यानी डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है, तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी बी डी अगर 10 आ गया तो डी सी भी 10 ही होना है, तो आपका आंसर आ गया 10। बस बात खत्म हो गई। अगला प्रश्न देखो, बहुत ही मौजूद प्रश्न है। कहा गया लेट डी एंड ई बी 2 पॉइंट्स ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। आप सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाओ ए बी सी जिसके 2 ए बी सी पे 2 बिंदु ले लो डी और ई, बी सी पे 2 बिंदु ले लो डी और ई। ठीक है, आपको दिया गया डी और ई इस प्रकार से कि ए डी बराबर ए है, ये भी लिख दो, ए डी बराबर ए हो गया, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अगर बी ए डी बराबर, जो बी ए डी कोण है वो ई ए सी के बराबर है, यानी कि ये कोण जो थीटा है इस वाले कोण के बराबर है, यानी ये भी थीटा है। अगर ए बी बराबर 3x+1, ये 3x+1 दिया गया है। अच्छा, बी डी बराबर 9 दिया गया है, बी डी बराबर 9 दिया गया है। अच्छा, और ई सी बराबर y+1 दिया गया है, और ये 34, यानी ये 34 है, ये y+1 है। अब देखो, आप एक काम करो, आप अगर इस कोण को कुछ मान लेते हैं कोण ए, तो आपको पता है अगर ये कोण ए हो गया तो ट्राइंगल ए बी डी के लिए एक्सटीरियर एंगल है, यानी ये वाला कोण ए माइनस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, क्योंकि ट्राइंगल ए डी ई में देखो 2 भुजाएं बराबर हैं, उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी ए दोनों हो गया। अगर ए की बात करें तो ए ई सी के लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो ये वाला कोण ए माइनस थीटा हो जाएगा। अब 2 ट्राइंगल्स को देखने की मैं बात करूँगा, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ट्राइंगल ये वाला। दोनों में देखो तीनों के तीनों कोण बराबर हैं, क्योंकि 2 कोण बराबर हैं तो तीनों बराबर होंगे। दूसरी चीज़, एक भुजा बराबर। अब अगर तीनों कोण और एक भुजा बराबर हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, यानी सर्वांगसम ट्राइंगल। और सर्वांगसम जो होता है उसकी संगत भुजाएं बराबर, यानी 3x+1 34 हो जाएगा, y+1 9 हो जाएगा, यानी 3x+1 34 तो x बराबर 11, y+1 बराबर 9 तो y बराबर 8। अब x 11 y 8 x+y पूछा गया था जो कि 19 हो जाएगा। कहा गया इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ई इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल सच दैट डी ई एंड सी ई आर बाइसेक्टर्स ऑफ डी एंड सी। एक क्वाड्रिलेटरल बना लो, हम बना लेते हैं, ये मान लो हमारा क्वाड्रिलेटरल कोई सा है, ये मान लो, ये ना मतलब कुछ भी नहीं, ट्रेपेजियम नहीं है, बनाया उसी तरह से है मैंने, लेकिन ये ट्रेपेजियम है नहीं, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ई कोई बिंदु इस प्रकार से है, ये ई कोई बिंदु इस प्रकार से है कि डी ई और सी ई जो है, यानी डी ई और सी ई जो हैं वो डी और सी के समद्विभाजक है। समद्विभाजक कहने का मतलब इसको बाइसेक्टर, यानी ये d/2 है, ये c/2 है। ठीक है, आपको और क्या दिया गया, b बराबर 82 अंश है, b बराबर 82 अंश है। डी ई सी की वैल्यू 80 अंश दी। अब डी ई सी क्या हो जाएगा, डी ई सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस d/2 प्लस c/2, यानी c प्लस d/2, यानी यहाँ से डी ई सी की वैल्यू दी गई है 80, ये बराबर हो जाएगा 180 माइनस सी प्लस d/2, यानी हम कह सकते हैं c प्लस d/2 कितना हो गया 180 माइनस 80 यानी कि 100, यानी c प्लस डी हो गया 200। और c प्लस डी 200 है, ये 82 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा बाकी तीनों मिलके, अरे c प्लस डी 200 b 82, यानी कि b प्लस c प्लस डी 282 हो गया, यानी ए हो जाएगा 360 माइनस 282, यानी कि 78 अंश। बस आपका आंसर आ जाएगा, राइट। ये प्रश्न देख लो, अगर त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर बिंदु यम और एन इस प्रकार से स्थित है कि ए एम जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी पे, ये आपका ए एम है, ये ए एम है मान लो, और ए एन ए का समद्विभाजक है, ये ए एन समद्विभाजक है, यानी ये बराबर इसके है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, कहा गया एम बी और एन के बीच में स्थित है। ठीक है, यदि बी बराबर 68 अंश है, बी बराबर 68 अंश और c बराबर 26 अंश, तो एम ए एन की वैल्यू निकालनी है। मैंने अभी आपको ये फार्मूला करवाया था कि अगर ए एम परपेंडिकुलर है, ए एन एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो आपको जो बी मतलब एम ए एन यानी कि इसके परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का जो कोण होता है, यानी कोण एम ए एन, ये बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल बी माइनस एंगल सी। ये फार्मूला होता है, मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, यानी ये हो गया हाफ बी माइनस सी, यानी 68 माइनस 26, यानी ये 42 हो जाएगा, 42 का आधा 21, आपका आंसर हो गया। तो ये फार्मूला आप याद रखिए।
प्रश्न देखो, कहा गया त्रिभुज ABC में AB और AC पे दो बिंदु D और E इस प्रकार से हैं। अब इस प्रकार या हो या उस प्रकार हो, आपको बस कर देना है प्रश्न को। और यही मैं कहता हूँ कि अगर आपको फार्मूला याद है, अच्छे से प्रैक्टिस करी है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। D और E इस प्रकार से हैं कि DE पैरेलल टू BC है, इतना आपको दिख गया होगा। DE अनुपात BC बराबर 6:7 है। तो आपसे कहा गया ADE का क्षेत्रफल बटे समलंब चतुर्भुज BCED का क्षेत्रफल। आपको मैंने बताया कि अगर ये DE पैरेलल हो गया BC के, तो आप कहेंगे जो ट्रायंगल ADE है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के। और ये अगर सिमिलर हो गया तो इसके एरिया का रेशियो यानी ADE का एरिया बटे ट्रायंगल ABC का एरिया ये बराबर हो जाएगा इनकी संगत भुजाओं यानी DE बटे BC के स्क्वायर के बराबर। यानी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी ये हो गया 6/7 का होल स्क्वायर यानी 36/49। यानी ADE की एरिया अगर 36 है तो पूरे बड़े वाले त्रिभुज की एरिया 49 है। यानी इतना 36 है, पूरे को 49 बनाना है, यानी इसको 13 बनाना पड़ेगा। यानी इसकी एरिया 13, ऊपर वाले की 36, तब पूरा मिलकर 49 बन रहा है। तो आपसे कहा गया था ADE का क्षेत्रफल यानी कि 36 अनुपात समलंब BCED का क्षेत्रफल, ये BCED हो जाएगा जिसका क्षेत्रफल कितना है 13। तो 36:13 आपका रेशियो हो गया। इस तरह का प्रश्न अभी हमने किया था। अगर PQR में P बराबर 90 अंश है, S और T क्रमशः PR और PQ के मध्य बिंदु है, RQ² बटे QS² प्लस RT² की वैल्यू बताओ। देखो ऐसा प्रश्न दिखे तो एक मेथड तो मैं करवा ही चुका हूँ, 2:1 और ऐसे करके दिया गया था। आपसे कहा गया कि P 90 अंश है, ठीक है, S और T ये PR मान लो, ये PQ मान लो, ठीक है, हाँ PQR ठीक है। PR के मध्य बिंदु है, PR का मध्य बिंदु कौन सा है S, और PQ का मध्य बिंदु है T, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि RQ² बटे QS² और प्लस RT², QS² ये वाला है, RT² ये वाला है। आप एक काम करो, 6, 8, 10 ट्रिपलेट होते हैं तो इसको 6 मान लो, इसको 8 मान लो, इसको 10 अपने आप ये हो जाएगा बस। अब अगर इसका मध्य बिंदु है तो ये 3 हो जाएगा, ये 3, यानी कि ये वाली भुजा 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा क्योंकि मध्य बिंदु। अब आपसे कहा गया RQ का स्क्वायर, RQ का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, 8, 10, RQ 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा बटे QS का स्क्वायर। QS कहाँ पे दिख रहा है, QS यानी इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी 3 3 9 प्लस 64 प्लस RT का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 36 प्लस 16 यानी ये हो गया 100 बटे 9 64 73। अरे ऐसे जोड़ लो 64 36 100 और ये 25 125, 25 से काटोगे 25 चौको 100, 25 पंचे 125, यानी आप वैल्यू लेके भी सॉल्व कर सकते हो। समझ आ गया। तो अगर आप में हिम्मत है मेहनत करने की, आपके अंदर हिम्मत है कठिन प्रश्नों के करने की, तो आसान प्रश्न भी दिखेगा। कहा गया इफ़ ये रेगुलर पॉलीगॉन है 16 साइड्स देन व्हाट इज द मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल। आपको एक्सटीरियर एंगल पता होगा कि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए एक्सटीरियर एंगल होता है 360/n, अगर n भुजाएं तो 360/n, और इंटीरियर एंगल क्या होता है n-2/n इंटू 180। और आपको पता ये इंटीरियर होता है, ये एक्सटीरियर होता है, और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम होता है 180। तो आप चाहे एक्सटीरियर निकाल के 180 में से घटा दो या सीधे इसी फार्मूला रख दो। तो इस फार्मूले पे रख दे रहे हैं। तो अगर n बराबर 16 रखोगे तो 14/16 यानी 7/8 मिलेगा, और गुणे 180, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 से 45, 45 गुणे 7 315 का आधा 157 सही 1/2। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इन अ सर्कल विद सेंटर O, AB इज द डायमीटर, P एंड Q आर द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल on the same side of the diameter AB, AQ and BP intersect at C. If POQ is equal to 54 degree, then measure of PCA. कहा गया कि O केंद्र वाले वृत्त में AB व्यास है, P और Q वृत्त के व्यास के समान दिशा में दो बिंदु हैं, AQ और BP C पर प्रतिच्छेदित करते हैं, POQ 54 है तो PCA की वैल्यू बताइए। ध्यान से देखिएगा, हिंदी को थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, अब देखो मतलब इंग्लिश को, अब जगह भी बन गई और हम आराम से कर सकते हैं। ये प्रश्न देखिएगा, बहुत आसान सा प्रश्न बनेगा। ये आपका कोई वृत्त है, ये AB व्यास है, ये P और Q दो बिंदु हैं, ये P है ये Q है, ठीक है। आपसे कहा गया कि POQ आपको दिया गया है 54 अंश, ये सेंटर O अगर है तो POQ कोई कोण बन रहा है ये वाला, ये 54 अंश का है, ये कितना है 54 अंश, ठीक है। आपसे और कहा गया कि AQ और BP जो है वो C पे प्रतिच्छेदित करते हैं, ये AQ हो गया और ये BP हो गया, ये C पे प्रतिच्छेदित करते हैं। आपसे इसी कोण PCA की वैल्यू निकालने को कहा गया। आप इसको मिला दो और इसको भी मिला दो। जीवा PQ द्वारा वृत्त के केंद्र पर अगर 54 अंश का कोण बनता है तो परिधि पे 27 अंश का बनेगा। बात खत्म, 27 अंश का कोण बन रहा है। अच्छा, आपको ये भी पता चल गया कि
ये 27 है, ये भी 27 है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, अगर ऐसे देखो ये 27 है पूरा 90, ये देखो पूरा इतना कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपको पता है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब अगर ये 90 है, ये 27 है, तो ये कितना हो जाएगा PCA, सीधे PCA दिख रहा है। आप एक देखो, पहले तो ये चीज़ समझो कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अब अगर किसी ट्रायंगल के दो कोण 90 और 27 हो तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? अरे 117 दोनों मिलके हो गए तो वो 63 अंश हो जाएगा। यही निकालना था। वहाँ पे फार्मूला क्या लगा है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 90 डिग्री, ऑलवेज राइट एंगल कह सकते हैं या 90 डिग्री। अगर त्रिभुज PQR में PS S पर QR से मिलने वाला P का आंतरिक द्विभाजक है। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज PQR बनाइए, ये PQR है, P का द्विभाजक S पर QR को मिलता है, ये कहा गया है। हिंदी में ना पढ़ो, वो सही समझ में आएगा। PQ बराबर 16 है, PR बराबर 22.4 है और QR बराबर 9.6 है। तो आपसे कहा गया है किसकी लंबाई? SR की लंबाई। आपको पता है कि ये बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दो। इंटीरियर बाइसेक्टर क्या कहता है कि अगर PS बाइसेक्टर है तो इसका और इसका जो अनुपात होगा वही QS और SR का होगा। यानी आप कह सकते हैं QS बटे SR बराबर क्या हो जाएगा? PQ बटे PR, यानी 16 बटे 22.4, या आप 16 बटे 22.4, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 से काटोगे 8 दूनी 16, 8 अट्ठा 64, 2 बटे 2.8, यानी कि आप कह सकते हैं 10 बटे 14 या 5 बटे 7। यानी आपका हो गया QS और SR का अनुपात 5:7, यानी अगर ये 5 है तो ये 7 है। अब दोनों को जोड़ो, 5 7 12, 12 बराबर 9.6 है तो 1 बराबर 0.8 हो गया। अब 1 बराबर 0.8 हो गया तो आपसे किसकी लंबाई पूछी गई? SR की। SR मतलब कि 7, 1 बराबर 0.8 तो 7 बराबर 5.6 निकल के आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया त्रिभुज ABC में O अंतः केंद्र है, BOC 135, BAC की वैल्यू आपको पता है। अगर त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र O है तो BOC बराबर कितना होता है? 90 प्लस A/2, यानी आपको दिया गया 90 प्लस एंगल A/2 बराबर कितना दिया गया? 135, यानी हम कह सकते हैं A/2 बराबर 45, यानी A बराबर 45 दूना 90। A की वैल्यू कितनी आ गई? 90। ये क्यों होता है मैंने अभी कुछ देर पहले डेराइव करवाया है पिछले प्रश्न में। प्रश्न देख लो, कहा इन अ ट्राइंगल ABC D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट AB बटे AC बराबर BD बटे DC। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC में BC पे एक बिंदु D इस प्रकार से है, ये A, ये B, ये C हो गया, D एक बिंदु है जो इस प्रकार से है कि AB बटे AC बराबर BD बटे DC, AB बटे AC बराबर BD बटे DC। आपने अभी इंटीरियर एंगल वाला इंटीरियर थ्योरम पढ़ा, इंटीरियर बाइसेक्टर वाला। क्या कहता है कि अगर AD इंटीरियर बाइसेक्टर है एंगल A का, यानी कि अगर AD कोण समद्विभाजक है तो हम कहते हैं AB बटे AC बराबर BD बटे DC। अब अगर ये डायरेक्ट दे दिया गया तो इससे ये प्रूव होता है कि AD आंतरिक समद्विभाजक है, यानी AD एंगल बाइसेक्टर है। अब AD एंगल बाइसेक्टर है, आपसे क्या कहा गया? BAD की वैल्यू निकालने को कहा गया। अब देखो ये कितना दिया गया? 68 अंश। ये वाला कितना दिया गया? 52 अंश। दोनों मिलके कितना बन रहे हैं? 120 अंश। तो ये कितना हो जाएगा? 60 अंश। पूरा 60 अंश AD बाइसेक्टर है, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 30 अंश। यही निकालने को कहा गया था। तो आपको ये पता करना था, आपको जब अगर इंटीरियर बाइसेक्टर यानी कि बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता होती है तो आप ये लिख देते हो, और अगर ये पता है तो आप ये कह दोगे कि AD बाइसेक्टर, बस और कुछ नहीं था। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया दिए गए चित्र में DBC 65 अंश है, BAC 35, AB बराबर BC, ECD की वैल्यू निकालो। DBC 65 आपको दिया गया, ये 65 अंश है, ठीक है। BAC आपको दिया गया 35 अंश है, हमने ये भी लिख दिया 35 अंश है। आपसे कहा गया AB बराबर BC है, AB बराबर BC है। अगर AB बराबर BC है मेरे भाई तो BC के सामने का कोण 35 है, तो ये वाला कोण भी 35 हो जाएगा, ठीक है। ECD की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान हो गया। अब देखो आपको पता चल गया ये 35 है, ये 35 है, तो ये दोनों मिलके 70, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा? तीसरा कोण 110 अंश का हो जाएगा, और 110 में 65 तो इतना है, यानी ये कितना हो जाएगा? 45 अंश। अब देखो जीवा DA द्वारा, देखो जीवा DA द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण 45 अंश का है, तो यहाँ पे ये भी कोण उसी जीवा द्वारा बन रहा है, यानी ये भी 45 हो जाएगा। और यही तो आपको निकालना था, यही तो देखो ECD यही तो है। तो आपने यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज किया? हमने यूज किया कि किसी जीवा द्वारा, यानी वृत्त की जीवा DA द्वारा वृत्त के परिधि पे अगर 45 अंश का कोण यहाँ बन रहा है तो यहाँ पे भी 45 बनेगा। आपका आंसर कितना हो गया? 45 डिग्री। कैसे हुआ वो समझ में आ गया होगा।
अगला प्रश्न देख लो, कहा गया ट्रायंगल ए बी सी में पी और क्यू पॉइंट ए बी और ए सी पे इस प्रकार से हैं कि ए पी 1 है, पी बी 3 है, ए क्यू 1.5 है, सी क्यू 4.5 है, ए पी क्यू की एरिया 12 है, तो आपसे बी पी क्यू सी की एरिया निकालनी है। बहुत आसान सा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा आपको कहा गया कि ए पी बराबर 1 है, ए पी बराबर 1 है, पी बी बराबर 3 है, पी बी बराबर 3 है, ठीक है, और ए क्यू बराबर 1.5 है, ए क्यू बराबर 1.5 है, सी क्यू बराबर 4.5 है, सी क्यू बराबर 4.5 है। अब पहले आप ए पी बटे ए बी निकालो, ए पी बटे ए बी, और ए क्यू बटे ए सी निकालो, ए क्यू बटे ए सी निकालो। ए क्यू बटे ए पी बटे ए बी अगर निकालोगे तो 1/4 आ जाएगा, और ए क्यू बटे ए सी निकालोगे तो 1.5/1.5 धन 4 यानी कि 1/6 यानी 1/4 ये भी हो जाएगा। यानी ए पी बटे पी ए बी बराबर ए क्यू बटे ए सी। अगर ऐसा होता है तो आप कह देते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, यानी ए पी क्यू और ए बी सी सिमिलर हो गए। अब अगर सिमिलर हो गए तो इनकी एरिया यानी ट्रायंगल ए पी क्यू की एरिया बटे ट्रायंगल ए बी सी की एरिया की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, इनकी जो भुजाओं का अनुपात है उसके वर्ग के बराबर, यानी कि 1/4 का स्क्वायर यानी 1/16, यानी कि त्रिभुज ए पी क्यू की एरिया अगर 1 है तो ए बी सी की एरिया 16 हो गई। तो आपसे कहा गया कि अगर ए पी क्यू का क्षेत्रफल 12 है तो बी पी क्यू सी का क्षेत्रफल, आपको पता है कि ए पी क्यू की एरिया अगर 1 होती है तो हमारे ए बी सी की एरिया 16 होती है, यानी कि ए पी क्यू की जितनी एरिया होगी उतनी उसका 16 गुना होगा। तो अगर ए पी क्यू की एरिया 12 है तो ए बी सी की एरिया 12 × 16 यानी कि 192 हो जाएगी। अब ए बी सी की एरिया 192 है, यानी पूरे की एरिया 192, इसकी 12, तो चतुर्भुज की एरिया कितनी हो जाएगी 180। तो आपको यही निकालना था कि बी पी क्यू सी का एरिया क्या होगा, बस बात खत्म। देखिएगा बड़ा आसान सा प्रश्न है, कहा गया था एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेन्ड ऑन प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ अ ट्रायंगल, बोथ द बेस आर 120 डिग्री एंड 104 डिग्री, व्हाट द लार्जेस्ट एंगल। अब देखो कहा गया कोई त्रिभुज है ए बी सी जिसके दो भुजाओं को मतलब बाहर की तरफ बढ़ाया गया है, यानी हमसे कहा गया है कि एक्सटीरियर एंगल ड्रा किए गए हैं, ठीक है। एक कोण 121 अंश का है, अगर ये 121 अंश का है तो ये कितना हो जाएगा 59 अंश, ये 104 अंश का यानी ये कितना हो जाएगा 76 अंश, अगर ये 59 और ये 76 है तो दोनों मिलकर 135 अंश हो जाएगा, यानी ये 45 अंश हो जाएगा। आपसे सबसे बड़ा वाला पूछा गया था, यानी 76 डिग्री इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न देखो, कहा कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, ए डी माध्यिका है, जी डी की लंबाई बताओ अगर जी त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक है। आप सबसे पहले देखो, अगर ए बी सी कोई समबाहु त्रिभुज है तो ए डी जो माध्यिका होगी उसकी लंबाई क्या होती है, अगर माध्यिका है ए डी तो उसकी लंबाई होती है भुजा यानी a × √3/2, भुजा की लंबाई कितनी है 12, 12 × √3/2 यानी 6√3। अब आपको दिया गया जी सेंट्रॉयड है, तो जी सेंट्रॉयड है तो ये इसको 2:1 के अनुपात में डिवाइड करेगा, यानी कि पूरा अगर 2 1 3 हो तो जी डी 1 हो जाएगा। 3 बराबर आपको दिया गया 6√3 यानी 1 बराबर हो जाएगा 2√3, यानी जी डी की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर हो जाएगी, राइट। ये प्रश्न देखो, कहा गया त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6√3 है, ए सी बराबर 12, बी सी बराबर 6। आप पहले ए सी लिख लो, ये 12 है, ये 6 ये बी है, ये आपका ए बी बराबर 6√3 है, ये आपका 6 है। अब आप अगर ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर करके ऐड करो, ए बी का स्क्वायर 108, बी सी का स्क्वायर 36, ये ए सी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर बी 90 डिग्री हो तभी ऐसा पॉसिबल है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, तो बी बराबर 90 डिग्री, राइट। अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड पी इज अ पॉइंट ऑन डी सी सच दैट बी सी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, डी पी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 15, ए पी प्रोड्यूस्ड इंटरसेक्ट्स बी सी एट क्यू, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए। आपसे कहा गया ए बी सी डी एक आयत है जिसमें आपको दिया गया है बी सी 24 है, हमने लिख दिया बी सी 24 है। फिर कहा गया कि डी पी 10 है, टी पी 10 है, पूरा सी डी 15 है, यानी इसकी लंबाई 5 दी गई है। आपसे कहा गया कि ए क्यू की लंबाई निकालना है। अब देखो अगर ये आयत है तो आप देख सकते हो कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, क्यों, क्योंकि ये मतलब अल्टरनेट एंगल्स हैं और ये दोनों अपोजिट एंगल है, इस वजह से बराबर, और ये 90 ये 90, यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो हमारा कौन सा ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल ए डी पी होगा, ए डी पी ये सिमिलर हो जाएगा, डी आज क्यों नहीं बन रहा है, ए डी पी जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल क्यू सी पी के, ठीक है, क्यू सी पी के बराबर हो जाएगा। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि पी सी डिवाइडेड बाई डी पी, पी सी डिवाइडेड बाई डी पी, पी सी डिवाइडेड बाई डी पी इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, पी सी डिवाइडेड बाई डी पी बराबर सी क्यू डिवाइडेड बाई
CQ डिवाइडेड बाई AD कह सकते हैं। अब सिमिलर ट्रायंगल से तो कह ही सकते हैं। PC कितना है, PC हमें दिया गया 5 बटे DP कितना है 10, ये बराबर हो जाएगा CQ की लंबाई हमें नहीं पता, x मान लेते हैं, यानी इतना x मान लो, और बटे AD की लंबाई, चूँकि ये आयत की भुजा है तो अगर इसके सामने की भुजा 24 हो तो ये भी 24 हो जाएगी, यानी यहाँ से x बराबर हो जाएगा 24 बटे 2 यानी कि 12। अब x की वैल्यू 12 पता चलेगी। अच्छा, आपको पता है CD 15 है तो AB भी 15 हो जाएगा, यानी ये 15। अब इस ट्राइंगल को देख लो, राइट एंगल ट्राइंगल है, AQ कर्ण है, एक भुजा 24 + 12 36 की है, एक 15 की है, तो AQ की लंबाई कितनी हो जाएगी, AQ बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, यानी आप 3 यहाँ से बाहर ले सकते हो, 3 बाहर लोगे तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी कि 13 बचेगा। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा 13, यानी 3 × 13 हो गया, यानी AQ की लंबाई कितनी आ गई 39। आपका आंसर आ गया। कहा गया अगर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 8√2 + 1 हो तो आपको कर्ण की लंबाई बतानी है। आपको पता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो अगर ये A है तो ये A√2 हो जाएगा। परिमाप अगर निकालोगे, तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो A + A√2, यानी ये हो जाएगा 2A + √2। अब यहाँ पे √2 ये कॉमन ले लो तो बचेगा √2 + 1, और जो कि दिया कितना गया परिमाप आपको 8 टाइम्स ऑफ √2 + 1, तो √2 + 1 √2 + 1 कट गया, यानी √2 ये बराबर 8, यानी A बराबर, या √2 ये बराबर 8 आ गया, तो यही तो निकालना था, √2 ये बराबर 8 अगर आपका आ गया तो यही तो कर्ण था हमारा। देखिए √2 ये बराबर 8 आ गया। कहा गया कि ABCD इज अ रोम्बस, रोम्बस मतलब होता है समचतुर्भुज। रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वही यूज होंगी यहाँ पे। ABCD एक रोम्बस है, क्योंकि ABC यानी ये वाला कोण 52 अंश का है। थोड़ा सा हमने ऐसे कर लो, ये ऐसे देखो, एक मिनट, ये AB थोड़ा देखने में भी लगेगा 52 अंश है, नहीं तो लग रहा है 120 अंश। ABC आपको दिया गया 52 अंश, ठीक है। आपसे कहा गया ACD की वैल्यू बताओ, ध्यान से देखिएगा। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर ABCD रोम्बस है तो एंगल B और एंगल C यानी दो लगातार एंगल्स का योग हमेशा 180 अंश होगा, यानी ये 52 है तो ये कितना हो जाएगा 180 - 52 यानी 128 अंश। पहला प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कि जो इसका डायगोनल होगा वो उसको बाइसेक्ट करेगा, यानी अगर ये 128 है तो ये 64, ये भी 64। तो आपसे पूछा कौन सा गया था ACD, आपका आ गया 64। समझ आ गया। तो आपको ये याद रखना है रोम्बस का जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, वो उसके कोणों को विभाजित करता है, समद्विभाजित। ये प्रश्न देख लो, कहा गया दिए गए चित्र में A का मान ज्ञात करो। अब A का मान यानी कि 2x की वैल्यू, x फाइंड करना। आपको पता है ये भुजा 7, ये भुजा 7, ये भुजा 8, ये भुजा 8, ये कोण बराबर। तो अगर ऐसा दो भुजा और एक कोण बराबर हो जाएं तो आप कहेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, यानी ये दोनों कोण भुजा कोण भुजा सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी इनकी सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, यानी कि A और P बराबर हो जाएगा, यानी 2x = x + 20 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। अब x की वैल्यू 20 हो गया तो A निकालना था, यानी A बराबर 2x यानी कि 40 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न देख लो, क्योंकि ABCD एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है, AB = BC, AD = DC, AC और BD एक दूसरे को O पे काटते हैं, CAD 46 है, तो AOB की वैल्यू बताओ। देखो मैं हिंदी वाला मतलब इंग्लिश वाला ऊपर कर रहा हूँ, ऐसे देखो, हाँ ठीक। क्योंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, AB = BC दिया गया, AB = BC दिया गया, ठीक है। AD = DC दिया गया, AD = DC दिया गया, ठीक है। AC और BD एक दूसरे को O पे प्रतिच्छेदित करते हैं। CAD 46 अंश है। सबसे पहले देखो CAD 46 अंश, CAD 46 हो गया, यानी ये 46 है, तो जीवा CD द्वारा वृत्त के परिधि पर अगर बना कोण 46 अंश का है तो ये वाला कोण भी उसी द्वारा बना है, तो ये भी 46 अंश का हो जाएगा, ठीक है। अब अगर देखें ट्रायंगल DAC को, तो ये देखो इसकी दो भुजाएं बराबर, यानी इनके सामने के कोण भी बराबर हो जाएंगे। अगर ये 46 है, ये 46, तो ये भी 46 हो जाएगा, ये दोनों मिलकर 92, तो ये कितना हो जाएगा 88। अब अगर ये 88 हो गया, आपका ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, तो पूरा B कितना हो जाएगा 180 - 88 यानी 92, यानी ये भी 46 हो जाएगा। अब देखो ये 46 है, ये 46, यानी ये दोनों मिलके 92, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों 44 के हो जाएंगे। तो आपको निकालना क्या था, AOB की वैल्यू निकालनी थी। अब अगर AOB की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है ये कोण 44, ये कोण 46, 90, ये अकेला कितना हो जाएगा 90, क्योंकि AOB एक ट्रायंगल बनेगा जिसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। हमने क्या कहा, हमने कहा भैया देखो ये फिर से समझो, देखो ये 46 है, ये 46, 92, तो ये 88 हो गया, ये 88 हो गया, तो आपको पता है सामने का कोण 92 होना पड़ेगा, ये ऑलरेडी 46 है, यानी ये भी 46 हो गया। अब देखो इस ट्रायंगल ABC में देखो, ट्रायंगल ABC में देखो दो भुजाएं बराबर हैं AB और BC, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, यानी ये 44 हो जाएगा, ये भी 44।
अब देखो आप ट्रायंगल AOB में आ जाओ। AOB में एक कोण 46, एक कोण 44, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 46 प्लस 44 यानी 180 माइनस 90 90 हो जाएगा। ये प्रश्न देखो, कहा गया निम्नांकित चित्र यानी कि निम्नांकित चित्र में वृत्त की जीवाएं AB और CD एक दूसरे को बाह्य रूप से P पे प्रतिच्छेदित करती हैं। AB 4, CD 11, PD 15, तो PB की लंबाई। अब आपको पता है कि AB यहाँ पे लंबाइयाँ किसकी दी गई, AB 4 दिया गया, CD 11 दिया गया, ठीक है, PD 15 दिया गया। PD पूरा 15 है तो CD अगर 11 है तो ये 4 हो जाएगा। अब इसको x मान लो। और अभी मैंने सेकेंड वाला कुछ देर पहले बताया है कि सेकेंड अगर PAB और PCD सेकेंड है तो बाहरी भाग यानी PA इंटू पूरी लंबाई PB बराबर होता है इसका बाहरी भाग PC इंटू पूरी लंबाई PD। बस वैल्यू पुट कर दो, धड़ाक से आंसर ले लो। PA की लंबाई है x इंटू पूरा हो जाएगा 4 + x बराबर हो जाएगा 4 × 15, ठीक है। अब यहाँ से हमारा कह सकते हैं कि देखो ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया आपका किसकी लंबाई निकालनी है, PB की लंबाई निकालनी है 4 + x। ये देखो ये हम कह सकते हैं, ये लिखा हुआ है 2 × 2 × 3 × 5 यानी ये लिखा हुआ है 6 × 10, 6 × 10, 2 3 6 2 5 10। अब देखो x की जगह पे अगर 6 रखें तो देखो 6 और ये 6 × 10 यानी दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी x की वैल्यू यहाँ से हमारे 6 आ गए। अब x बराबर 6 आ गया तो आपसे पूछा क्या गया था, PB की लंबाई। x बराबर क्या है 6, तो PB की लंबाई पूरी कितनी हो जाएगी 6 + 4 10। आपका आंसर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये प्रश्न देख लो, कहा कि एक समबहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 90 अंश अधिक है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या। आपको आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल का फार्मूला मैंने बताया क्या होता है, n-2/n × 180, ठीक है। और एक्सटीरियर एंगल होता है 360/n, इसका जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री है, ठीक है। अब 90 से डिवाइड कर दो यानी n-2 × 2/n - 4/n = 1 आ रहा है। सॉल्व कर लो, n से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2n - 4 - 4 = n, यही तो हो जाएगा। यानी कि 2n - 8 = n यानी n बराबर 8, यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो गई 8। तो आपको ये पता होना चाहिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी वजह से बताया था कि किसी n साइड्स वाले रेगुलर पॉलीगॉन में का इंटीरियर एंगल कितना होता है और एक्सटीरियर एंगल कितना होता है। ये इंटीरियर होता है एक्सटीरियर, और आप ऑलवेज याद करिए कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना होता है 180 अंश, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, या आपको पता था इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर आपको दिया गया था 90, तो आप यहाँ से और इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180 होता है, दोनों को जोड़ देते तो इंटीरियर आ जाता है, दोनों को घटा देते तो आपका कितना हो जाता है 2 एक्सटीरियर बराबर 90, यानी एक्सटीरियर आ जाता 45। और अगर एक्सटीरियर 45 है तो उससे 360 में डिवाइड कर दोगे तो वो भुजाओं की संख्या दे देगा, यानी भुजाओं की संख्या 360/45 यानी 8 हो जाती है। ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। ये प्रश्न देखो, कहा गया त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और ABC का परिमाप 8 टाइम्स ऑफ 2 + √2 है। BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई की √2 गुनी है, तो ABC का क्षेत्रफल बताओ। अभी हमने ये प्रश्न किया है कि भैया AB बराबर AC है, AB बराबर AC यानी A है, B है, C है, यानी A है, ठीक है। कहा गया ABC का परिमाप 8 टाइम्स ऑफ 2 + √2 है, ठीक है। BC की लंबाई भुजा AB की लंबाई की √2 गुनी है, √2a हो गया। अब देखो अगर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है तो BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब आपसे ABC का क्षेत्रफल पूछा गया है तो आप कह सकते हैं, पहले तो आप परिमाप निकाल लो, तो परिमाप हो गया 2a + √2a जो कि दिया गया 8 टाइम्स ऑफ 2 + √2, यानी कि यहाँ पे a कॉमन ले लोगे तो 2 + √2 बराबर 8 टाइम्स ऑफ 2 + √2, 2 + √2 2 + √2 कट गया, यानी a बराबर 8 आ गया। अब a बराबर 8 आ गया तो आपका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया देखो यहाँ पे राइट एंगल ये a है, ये a है, तो एरिया हो जाएगा ½ × a यानी कि a²। a बराबर 8 है तो a² 2 यानी 64/2, यानी एरिया हो गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थे 43 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। सारे क्वेश्चंस का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, बेसिक बता दिए हैं, सारे यूज कैसे करना है ये भी बता दिया है। अब अगर अभी तक आपने 2011 से 18 वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी तो इसके बाद वही करना, बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। 7 पार्ट में वीडियो है, बाकी बहुत सारी वीडियोज़ यहाँ पे दिख रही होंगी, आप किसी पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अभी तो मैं कहूँगा कि इसको एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा। बाकी चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। मेंस में अब मेंसुरेशन और DI बची है, वो भी 1-2 दिन में करवा दूंगा, काम हो जाएगा ख़त्म। फिर CPO टॉपिक वाइज वो भी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, उसमें कुछ टॉपिक्स करवाए जा चुके हैं, कुछ टॉपिक्स बच्चे वो भी करवा दूंगा। बाकी मेरी हालत अब बोलने की नहीं है, मैं एकदम भीग चुका हूँ। बाय बाय, लव यू ऑल। और पढ़ते रहें, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, PDF के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाएं। और जो लोगों का कोई पर्सनल डाउट अभी भी बचता है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, इंस्टाग्राम ID आपको इधर दिख रही होगी। बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहें, सिलेक्शन ज़रूर होगा।